Good evening, students. Myself, Apeksha Mande. In previous video, we have discussed about many topics like uh, ecosystem components, ecology, organizational level of ecology, environment. इन सब के बारे में हमने बात की थी। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि एबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं और बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एबायोटिक फैक्टर्स आपको पता है हमारे कौन कौन से होते हैं। टेम्परेचर होता है, वाटर, लाइट, सॉइल, ये सारे हमारे एबायोटिक फैक्टर में इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन एबायोटिक फैक्टर्स के लिए इन जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह से रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है। दैट डजंट मैटर कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है या कम हो रहा है, इससे उनकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस कंडीशन को होम्योस्टेसिस कहते हैं। जब ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो इस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, अब इसी के बेस पे एनिमल्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन आर रेगुलेट एनिमल्स। इस प्रोसेस को हम रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो एनिमल्स इंक्लूड किए जाते हैं उनको रेगुलेटर्स कहते हैं। अब रेगुलेशन का क्या मतलब है? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं अपनी फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर जो एक्टिविटीज होती हैं उनके थ्रू। ठीक है, जैसे कि इसमें आते हैं हमारे बर्ड्स और मैमल्स, और कुछ लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट भी इस कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। ये एनिमल्स भी अपनी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, और ओस्मो रेगुलेशन यानी वाटर कंटेंट का जो लॉस होता है बॉडी से उसको मेंटेन करते हैं। जो ये एबिलिटी होती है मैमल्स को इसलिए हाई कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि उनमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने की एबिलिटी होती है, यानी वो एक कांस्टेंट पॉइंट पे अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में सक्सेसफुल है, इसलिए उनको हाई कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब इसके लिए हमारी बॉडी में ह्यूमन, एप्स, मैमल्स, इनवर्टिब्रेट ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए समर में क्या होता है, जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है हमारी बॉडी से तो हम स्वेट करते हैं, यानी हमारी बॉडी से पसीना निकलता है जिससे हमारी बॉडी में कूलिंग होती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन होता है। ठीक है, इसी तरह से विंटर में जब बाहर का टेम्परेचर लो होता है तो हम कांपने लगते हैं ठंड की वजह से। ये भी एक तरह की एक्सरसाइज होती है जिससे हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें इस तरह की कोई मैकेनिज्म नहीं होती है जिससे कि वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं कन्फर्मर्स, जिनमें कन्फर्मेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 99% एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो कन्फर्मर्स में आते हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको मेंटेन नहीं कर सकते। उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही घटता और बढ़ता रहता है। जैसे ही एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ता है ऐसे ही उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है, ऐसे ही एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी की जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है वो भी फ्लूइड के साथ डिफरेंट होती है, यानी वो किस तरह के वाटर में रह रहे हैं। सपोज आप एक फ्रेश वाटर में रहने वाली फिश को जब भी आप एक सैलिनिटी वाले वाटर में, खारे पानी में रख देते हो तो उससे क्या होता है, वो मर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी बॉडी से सारा जितना भी उसकी बॉडी के अंदर साल्ट प्रेजेंट होता है वो उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि जो सैलिनिटी वाला वाटर है वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है। अब हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू एंटर करता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर साल्ट कम अमाउंट में होता है और बॉडी के बाहर साल्ट ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में हमें पता है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं मॉलिक्यूल, तो उसकी बॉडी के अंदर जो साल्टी वाटर होता है वो एंटर कर जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर भर जाता है जिससे वो मर जाती है। इसी तरह से अगर आप मैरीन फिश को फ्रेश वाटर में रख दोगे तो सेम यही कंडीशन उसमें भी होती है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और फ्रेश वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो उसकी बॉडी से जो साल्ट है वो सारा बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो मर जाती है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट प्रोसेस है थर्मो रेगुलेशन। ये भी एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, यानी इसमें भी हीट लॉस होता है, इसलिए कुछ
छोटे एनिमल्स जो हैं वो पोलर रीजन में नहीं मिलते हैं, क्योंकि छोटे एनिमल्स क्या होते हैं, वो अपनी बॉडी से हीट को जनरेट मतलब हीट को गेन नहीं कर पाते, उनकी बॉडी से हीट बहुत जल्दी लॉस होती है। इसलिए जो छोटे एनिमल्स हैं वो पोलर रीजन में नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्शियल रेगुलेटर्स की। ठीक है, पार्शियल रेगुलेटर्स का मतलब है जो अपनी बॉडी को सिर्फ एक हद तक रेगुलेट कर सकते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, उसके बाद वो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए वो एनिमल्स क्या करते हैं, वो माइग्रेशन माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन हमें पता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, ये वो टेम्पररी मूवमेंट होता है, ये एक तरह का माइग्रेशन जो है एक तरह का टेम्पररी मूवमेंट होता है। जब भी ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो किसी ठंडे एरिया की तरफ मूव कर जाते हैं। ऐसे ही जो ठंडे एरिया में रहने वाले हैं वो थोड़ा गर्म एरिया की तरफ मूव कर जाते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी में होमियोस्टेसिस जो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि वो उस जगह पे अगर रहते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है वो होता है मेनली बर्ड्स में। ठीक है, क्योंकि बर्ड्स जो है वो बहुत लंबी दूरी तक माइग्रेट कर सकते हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक उड़ सकती हैं। ठीक है, इसलिए विंटर में क्या होता है, जो कोयलाडो नेशनल पार्क है, ये राजस्थान में एक पार्क है कोयलाडो नेशनल पार्क, उसमें क्या होता है बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो आती है साइबेरिया से। ठीक है, या फिर दूसरे जो कोल्ड रीजन है उनसे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं विंटर के दौरान, और जब भी समर आती है तो वो वापस अपनी जगह पे मूव कर जाती है। तो ये एक तरह का टेम्पररी मूवमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइम पे वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी की जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं उनको सस्पेंड कर देते हैं, यानी उनको रोक देते हैं। इसको हम सस्पेंशन कहते हैं। और इसके लिए जो एक्टिविटीज़ होती है वो होती है हिबरनेशन, एस्टिवेशन एंड डायपोज। अगर हम हिबरनेशन की बात करें तो ये वो प्रोसेस है जिसमें एनिमल जो है अपनी बॉडी में स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए, यानी बॉडी से ज़्यादा हीट लॉस ना हो उसके लिए वो विंटर में इनएक्टिव हो जाते हैं। इसमें आते हैं हमारे पोलर बियर, फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स। आपने देखा होगा फ्रॉग्स और लिजर्ड्स जो हैं वो विंटर में नहीं दिखाई देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो समर में ही अपने लिए फूड कलेक्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर ही। उनकी बॉडी के अंदर फैट बॉडीज होती है जिसमें वो फूड कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर जब विंटर सीजन आता है तो वो अपने आप को छुपा लेते हैं, और फिर वो उन्हीं फैट बॉडीज के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और इससे उनकी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस भी स्लो हो जाती है, जिससे कि ज़्यादा हीट लॉस ना हो विंटर के दौरान। ऐसे ही एस्टिवेशन होता है, ये होता है समर के दौरान। एस्टिवेशन जो है इसमें भी एनिमल्स जो है स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, अपनी बॉडी में, यानी गर्मी में क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है, तो जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है तो इन एनिमल्स की बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो ये माइग्रेट तो कर नहीं सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, गर्मियों में हमें भी पता है हमारी बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है सभी एनिमल्स की बॉडी से। जैसे हमारी बॉडी में स्वेटिंग की प्रोसेस होती है, ऐसे ही इन एनिमल्स की बॉडी से भी वाटर का लॉस होता है। तो उस वाटर लॉस को रोकने के लिए ये समर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रोक देते हैं, और ये छुप जाते हैं अपने आप को, जैसे कि मिट्टी में बरो बना के, बिल बना के अपने आप को छुपा लेते हैं, जिससे कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये ठंडी जगह में जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा मेनली स्नेल्स और फिशेज में होता है। जो फिशेज होती हैं वो नीचे चली जाती है पानी में गहराई में, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। अब एक होता है डायपोज। डायपोज में क्या होता है, ये भी एक सस्पेंडेड डेवलपमेंट की ही स्टेज है। इसमें क्या होता है, ये बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स में देखी जाती है। जो ये जू प्लैंक्टन्स होते हैं ये अपने आप को कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव कर लेते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अपने आप को इनएक्टिव कर लेते हैं, जिसको हम डायपोज कहते हैं। ये डायपोज आपने सीड में भी पढ़ा होगा। जब सीड को फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती है तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है, उसको हम वहाँ पे डोमेंसी कहते हैं, और यहाँ पे इसको डायपोज कहा जा रहा है, क्योंकि ये भी जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनको अवॉइड करने के लिए अपनी बॉडी का जितना भी वर्क होता है उसको रोक देते हैं। ठीक है, अब आप इसको एक ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हो। यहाँ जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हमारी,
इस पे एक्सटर्नल लेवल को शो किया गया यानी एनवायरमेंटल टेम्परेचर को, और ये जो वर्टिकल है इस पे इंटरनल लेवल को यानी इंटरनल टेम्परेचर को शो किया गया है। तो अगर हम बात करें रेगुलेटर्स की, आप देख सकते हो रेगुलेटर्स में हमने वो एनिमल्स पढ़े थे जो अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रेगुलेटर्स होते हैं वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर इसी तरह से मेंटेन रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े थे कन्फर्मर्स, जिनमें कन्फर्मेशन की प्रोसेस होती है। इनमें क्या होता है, ये एक जगह, इसमें क्या होता है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ ही बढ़ता और घटता रहता है। अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर आप देख रहे हो बढ़ रहा है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब दूसरा हमने पढ़े थे पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स में क्या होता है कि एक टाइम तक ही एडजस्ट कर सकते हैं। जब भी बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है आप देख रहे हो तो अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक टाइम तक ही मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हिबरनेशन और एस्टिवेशन और डायपोज, इन सारी प्रोसेसेस को फॉलो करके ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं, मतलब एक तरह से उसी जगह पे मेंटेन कर देते हैं। ये होम्योस्टेसिस प्रोसेस को मेंटेन करने की इनकी अपनी टेक्निक होती है। आप इसको डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे अडेप्टेशन की, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स का मोर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जिससे कि वो क्या करते हैं, जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं उसमें अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए वो अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस कर लेते हैं, यानी अपने आप को उन हैबिटेट्स के अकॉर्डिंगली ढाल लेते हैं, जिसको हम एडेप्टेशन कहते हैं। अगर उनको वहाँ पे सर्वाइव करना है और रिप्रोड्यूस करना है तो वो अपने आप को अपनी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस कर लेते हैं जिसको हम एडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है। एडेप्टेशन जो है बहुत टाइम पहले आई थी और इसको, ये जेनेटिकली भी कंट्रोल्ड होते हैं, यानी इसके लिए हमारे कुछ जीन्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करें तो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं इनकी लीफ सरफेस पे बहुत मोटी क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल की परत होती है, आप देखते हैं ये वैक्सी होती है। आप अगर कैक्टस या नागफनी जो होती है अगर आप उसकी लीव को देखें, अगर आप उसके ऊपर पानी डालते हो तो वो रुकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो ऊपर वाली लेयर होती है वो वैक्सी होती है, प्लस इनके अंदर सनकीन स्टोमेटा होते हैं। सनकीन स्टोमेटा यानी ये स्टोमेटा जो है वाटर लॉस नहीं करते हैं। सनलाइट, जब सनलाइट होती है तो ये स्टोमेटा ओपन नहीं होते हैं जिससे कि वाटर लॉस ना हो। और इनकी जो लीव्स होती हैं उस पर थिक क्यूटिकल इसीलिए होती है वाटर लॉस को रोकने के लिए। दूसरा, इनकी लीव्स जो है वो स्पाइंस में मॉडिफाई होती हैं। आपने देखा होगा इनकी लीव्स पे छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं, ये भी वाटर लॉस को रोकने के लिए होते हैं, ठीक है। अब CAM पाथवे की वजह से, CAM पाथवे होता है एक फोटोसिंथेसिस में, इसकी वजह से क्या होता है, इनके स्टोमेटा जो दिन में तो क्लोज रहते हैं लेकिन रात में खुल जाते हैं, इसलिए इनको सनकीन स्टोमेटा कहते हैं। ये होता है ओपेंशिया और कैक्टस में, यानी इनके स्टोमेटा सनलाइट की एब्सेंस में खुलते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्वेटिक प्लांट्स की। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं ये फ्लोटिंग करते हैं, ठीक है। इनमें बोयंसी होती है, मतलब इनकी बॉडी बहुत हल्की होती है जिससे ये वाटर के ऊपर ही तैरते रहते हैं। और इनकी लीव्स जो होती है वो भी वैक्स से कोटिंग, मतलब इनकी लीव्स के ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है जिससे कि इनकी बॉडी से वाटर लॉस ना हो। नेक्स्ट है हमारे डेजर्ट एनिमल्स, जैसे कि कंगारू रैट होता है। ये नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में मिलता है और ये कभी भी पानी नहीं पीता है क्योंकि इसकी बॉडी, इसका जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन की हेल्प से पूरी हो जाती है। अगर इसकी बॉडी में जितनी भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, फैट ऑक्सीडेशन की से मीन है कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर में टूट जाता है, जिससे इसकी वाटर की कमी जो है वो पूरी होती रहती है। अब हमें पता है हमारी बॉडी में फैट जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोजन होते हैं, फैट बॉडीज जो होती है, ये वाटर के साथ मिलके, जैसे हमारी बॉडी के अंदर फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके ग्लूकोज में टूट जाता है, सेम ऐसा इनकी बॉडी में होता है। जो फैट होता है, फैट जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के उसमें टूट जाता है, वाटर में टूट जाता है, मतलब उसका बाय प्रोडक्ट वाटर भी होता है जिससे इसकी बॉडी में जो वाटर की कमी होती है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। दूसरा
दूसरा ये अपने यूरिन को भी कंसंट्रेट कर सकता है, जिससे कि पानी का कम से कम वॉल्यूम एक्सक्रीट हो। जैसे ये जो है इसकी यूरिन को फिल्ट्रेट करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये उनको रीअब्जॉर्ब कर लेती है इसकी बॉडी, जिससे कि इसकी बॉडी से वाटर का लॉस बहुत कम होता है। नेक्स्ट है एलन का रूल। एलन का रूल ये कहता है कि जो कोल्ड क्लाइमेट वाले एनिमल्स होते हैं, यानी जो ठंड वाले एरिया में होते हैं, उनके कान छोटे होते हैं, उनके कान और लिम्स मतलब हाथ पैर और कान उनके छोटे होते हैं, जिससे उनकी बॉडी से हीट लॉस कम से कम हो। ऐसे ही ये एलन जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रूल दिया था। ऐसे ही एक बर्गमैन थे जिन्होंने ये रूल दिया था, एक और रूल दिया था। बर्गमैन का रूल एकदम इसके अपोजिट था। बर्गमैन का रूल कहता है कि कोल्डर क्लाइमेट में जो लोग रहते हैं उनके जो ईयर्स होते हैं और लिम्स होते हैं वो बड़े होते हैं, जिससे कि हीट लॉस कम से कम हो। लेकिन एलन कहता है कि उनकी ईयर्स और लिम्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी से हीट लॉस कम हो। ऐसे ही जो पोलर सील्स होती हैं, बर्फ में जो सील्स रहती हैं, उनकी बॉडी के नीचे बहुत मोटी लेयर होती है फैट की, जो कि इंसुलेटर का काम करती है, यानी उनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। इससे क्या होता है, उनकी बॉडी हीट जो है, बॉडी से जो हीट है वो कम से कम लॉस होती है, यानी वो हीट के लॉस को रिड्यूस कर देता है। इसी तरह से शॉर्ट ईयर्स और लिम्स जो होते हैं ये भी हीट को मिनिमाइज करते हैं, हीट लॉस को मिनिमाइज करते हैं, यानी हमारी बॉडी इन लोगों की इन एनिमल्स की बॉडी से कम हीट लॉस हो, इसी की वजह से इनके ईयर्स और लिम्स छोटे होते हैं। ये रूल जो है एलन ने दिया था। नेक्स्ट है डेजर्ट लिज़ार्ड की अगर बात करें तो ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं कुछ बिहेवियरल अडेप्टेशन के थ्रू, यानी इन्होंने अपने बिहेवियर को कुछ इस तरह से अडेप्ट किया हुआ है कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। आपको पता है डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो लिज़ार्ड्स होते हैं ये हमारी कन्फर्मर्स में आते हैं, यानी इसकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ साथ ही बढ़ता और घटता है। ठीक है, तो ये क्या करती है डेजर्ट लिज़ार्ड, ये सन में जो सन बात करती हैं, यानी जब भी सन बहुत तेज़ होता है डेजर्ट में तो ये अपनी जो उनकी बरोज होती हैं उनसे बाहर आती हैं, वो बहुत टाइम के लिए सन में रहते हैं, यानी सन से जितनी भी हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जब इनकी बॉडी का टेम्परेचर घटता है सर्दियों के दौरान, जब इनकी बॉडी का टेम्परेचर घटता है तो ये उस हीट के थ्रू अपने जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर लेते हैं, यानी इनकी बॉडी में जो होमोस्टेसिस होता है उसको मेंटेन कर लेती है। इनको कहीं पे भी छुपने की या माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, दूसरा इनकी जो बरोइंग हैबिट होती है ये भी डेजर्ट एनिमल्स को हाई टेम्परेचर से बचाती है। बरोइंग हैबिट का मतलब है ये सोइल के नीचे बरो बना लेते हैं, एक तरह से बिल बना लेते हैं, जिससे कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। नेक्स्ट है ह्यूमन में कौन सी अडेप्टेशन होती है हाई एल्टीट्यूड पे रहने के लिए, यानी जो ह्यूमन पहाड़ों पे रहते हैं वो अपनी बॉडी में किस तरह की अडेप्टेशन करते हैं अपने आप को जो एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उनसे बचाने के लिए। ठीक है, तो जो हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग होते हैं उनकी जो आरबीसी होती है वो कम से कम लो ऑक्सीजन कंपेंसेट कर पाती है, यानी ऑक्सीजन कम एब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप ऊंचाई पे जा रहे हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी में जो है आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत जल्दी होने लगता है। तो इससे क्या होता है, हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो घट जाती है, यानी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत कमी से बाइंड हो पाता है। इससे हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। आप देखते हो जब भी आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगती है। इसलिए जो हाई एल्टीट्यूड हिमालय की तरफ जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं उनके अंदर आरबीसी काउंट बहुत ज़्यादा होता है और उनका हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होता है उन लोगों से जो कि प्लेन एरिया में रहते हैं, मतलब हम लोगों से ज़्यादा उनमें आरबीसी होती है और ज़्यादा उनमें हीमोग्लोबिन होता है। ओके, थैंक यू।